भूल न जाना मेरे मुन्ने, भूल न जाना, जो भी है मैंने तुझे बताया उसको तुम भूल न जाना। चेंज इन मोमेंटम इज 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा। डायरेक्ट उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना सोचना नहीं है। डायरेक्ट उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए भाई साहब। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्मार्ट अचीवर्स के इस बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव यूट्यूब चैनल पर। मैं कुलदीप सिंह आप लोगों के लिए फिजिक्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आ गया हूं। और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आपको पता होगा मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, जैसे ही हमने कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट की थी तभी बताया था कि एक्चुअल फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होती है, राइट। तो आप लोग इससे पहले 2 लेक्चर और आ चुके हैं जिसके अंदर मैंने आप लोगों को व्हाट इज द फोर्स एंड फोर्स क्या करता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड मोशन, किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है, अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में आता है, मोशन में है तो रेस्ट पे होता है, वो सारी की सारी बातें ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर एक नई चीज सीखने वाले हैं, नई चीज जिसे आप लोग बहुत जगह से पढ़ते हो, जिसको आप जानते हो, उसी को हम एक नए तरीके से समझेंगे और साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के आपका कोई भी फिजिक्स का टॉपिक इनकम्प्लीट रहता है। इसीलिए आपको कॉपी और पेन निकालना है और निकालने के बाद इस लेक्चर में जुड़ जाना है। ठीक बात है, स्टार्ट करें। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ, एक नई उत्साह के साथ, जिससे कि हम इतना टाइम जो भी यहां पर देने वाले हैं उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक बात है, चलिए तो आज के लेक्चर में देखते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो जो लास्ट 2 लेक्चर्स है उसके अंदर क्या क्या बताया गया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, स्टेट क्या होती है, चेंज कैसे होता है स्टेट के अंदर, फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से एक्ट करते हैं, ये सारी बातें भाई साहब मैंने डिस्कस कर दी थी। अब मैं आप लोगों के लिए उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा हूं और आज के इस लेक्चर में हम 3-4 चीजें जो है वो और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सब सीखेंगे। एक तो मोमेंटम, उसके बाद में मोमेंटम के बाद हम डेफिनेटली, जब तक हम अगर न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं तो पहले मोमेंटम के बारे में हमें पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज द मोमेंटम। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में इंपल्स क्या होता है, दैट वी विल सी, एंड आफ्टर दैट PYQ एंड कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चंस। ये आपका आज का एक पावर पैक लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर हम इन सारे टॉपिक्स को समझेंगे। ये टॉपिक्स हमारे जाएंगे अप टू जेईई मेंस लेवल के, इसमें किस तरीके से जो है हम न्यूटन सेकंड लॉ की जो इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी, इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इसीलिए अगर आप इस वीडियो पर आ गए हो तो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आपको आज तक अगर इन टॉपिक में से किसी में भी थोड़ा बहुत भी डाउट अगर रहा है तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट फुर्र हो जाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। अगर डाउट्स को फुर्र करना है, डाउट्स को एकदम क्लियर करना है तो आप इस लेक्चर में शुरू से लेकर अंत तक कॉपी और पेन लेकर के बने रहेंगे। इस बात को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक बात है, चलिए उससे बाद मैं एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन और आप लोगों को देना चाहता हूं, जो कि हमारे स्मार्ट अचीवर्स जो इंस्टीट्यूट है गाजियाबाद में, जहां पर कि वैशाली और इंदिरापुरम में हमारे सेंटर्स हैं, वहां पर 6 एंड 20 अक्टूबर को साई सेट जो कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट है वो होने जा रहा है। इसमें आप 9 to 12 क्लास में अगर एनरोल्ड हैं, जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन, जेई एंड नीट, इसके लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें अप टू 100% स्कॉलरशिप का पूरा एक हमने प्लान किया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, वो किसी न किसी मुकाम पर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनको पैसे की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको स्कॉलरशिप के थ्रू हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको सेंटर पर आना होगा 6 या 20 अक्टूबर में। आकर के आप टेस्ट में अपीयर होइए और अपनी थोड़ी सी प्रतिभा दिखाइए, बाकी तो हम आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। अगर आपने आकर के टेस्ट में अपीयर हो जाते हैं तो आपकी पूरी एनालिसिस के बेस पर आपको कितनी मैक्सिमम स्कॉलरशिप दी जा सकती है वो हमारी टीम डिसाइड करेगी। और यकीन मानिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पर कि आप अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं। ठीक बात है, बस इतनी छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी। अब हम वापस से टॉपिक पर आ जाते हैं। आप लोग भी बिल्कुल शांति से इस लेक्चर को पूरा देखिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम और अपना हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम कहेंगे सबसे पहले मोमेंटम।
मोमेंटम इज द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है सर? इससे पहले हम लोग क्या जान चुके हैं? इससे पहले हमें पता है सर वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी आप सभी को पता होगा। यस सर पता है। तो मोमेंटम जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वेलोसिटी से ही रिलेटेड है। इसको जो मैं अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को बताता हूं दैट व्हाट इट इज द स्ट्रेंथ। अगर मैं क्वालिटेटिव बात करना चाहूं कि मुझे क्वालिटेटिवली पता लगे कि मोमेंटम है क्या, तो इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मोशन। सर मोशन का स्ट्रेंथ होता है? हाँ बिल्कुल होता है भाई। मोशन का मतलब क्या? जब कोई भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी हो, जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो। तो अगर कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास में मास है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसके पास v वेलोसिटी है, जिसके पास मास m है, तो मैं कहूंगा कि इसका जो मोमेंटम है इसे लेटर p से डिनोट करते हैं, हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। अब मुझे आप एक बात बताइए, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम को कैसी क्वांटिटी होना पड़ेगा? वेक्टर क्वांटिटी होना पड़ेगा, बिकॉज एक वेक्टर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी के साथ में। तो एक्चुअली मोर प्रिसाइजली आई शुड राइट दैट p इक्वल्स टू mv, राइट? दिस इज द मोमेंटम। ये हमारा मोमेंटम है। ओके, यूनिट्स क्या हो जाएंगे सर? मास का यूनिट kg, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। अगर इसको स्ट्रेंथ ऑफ मोशन हम कैसे बोल रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मोशन बोलने का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, उस मोशन को रोकने के लिए मुझे जितनी ताकत लगानी पड़े उसको मैं स्ट्रेंथ ऑफ मोशन कहूंगा। यस और नो? भाई साहब मेरी बात को आप समझिए। मैंने क्या बोला कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, अगर उस मोशन को आपको रोकना पड़ जाए, जैसे कि बॉल आ रही होती है, बॉल को आप कैच करते हो, बॉल मोशन में होती है, आपको रोकना पड़ता है उसको, तो कहीं ना कहीं आप उसकी मोशन को खत्म करना चाह रहे हो, तो आपको जितना ज्यादा उसको रोकने के लिए, बॉल को रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ा, वही उसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा, राइट? तो मैं कह सकता हूं कि अगर मान लो मेरे पास में, ऐसे क्लास में हम एग्जांपल भी देते हैं कि लेट्स से आपके पास में दो बॉल्स हैं, ठीक है, दो बॉल्स हैं, एक बॉल है लेट्स से 1 kg की और एक बॉल है हमारे पास 2 kg की, राइट? 2 kg की दो बॉल्स हैं, इनका मास m1, इसका मास m2 है, राइट? अलग अलग मास की दो बॉल्स हैं। अगर ये दोनों की दो बॉल्स सेम स्पीड से आगे बढ़ रही हों, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, आपकी तरफ आ रही है और आपसे कहा जाए कि कैच करके बताइए। अगर आप इसे कैच करेंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस बॉल को कैच करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, तो आप कहोगे कि सर ये जो हमारे दोनों की बात वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन जिसका मास ज्यादा है उसको कैच करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, यानी उस मोशन को रोकने के लिए, उस मोशन को खत्म करने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। तो मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है किस पर? स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पर, राइट? स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है मास पर। वेलोसिटी पर तो अभी दोनों की हमने सेम कर ली, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मास। सिमिलरली ये मैं केस 1 की बात कर रहा हूं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपसे लूं, अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपसे बोलूं कि लेट्स से मेरे पास में इस बार दोनों ही जो बॉल हैं वो 1 kg एंड 1 kg की ही हैं, लेकिन इस बार वो जो मूव कर रही हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से, एक कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से और एक कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से मूव। अब आपको इन दोनों बॉल को रोकने के लिए कहा जाता है कि भाई साहब इन्हें कैच करके बताओ, इस बार आपको किस बॉल को फोर्स इस रोकने के लिए, किस मोशन को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आई एम श्योर दैट यू विल से कि सर जो 5 मीटर पर सेकंड से बॉल बढ़ रही है उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आई कैन से कि जो हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ द मोशन है, यानी कि जो मोशन की स्ट्रेंथ है कि वो कितनी ताकतवर कोई मोशन हो रही है, वो डिपेंड कर रही है अब किस पर? वेलोसिटी पर भी। तो यस, ये जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मोशन है ये मास पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट ये हो जाते हैं। ये मोमेंटम की कहानी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। सही बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान में रखिएगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एक, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर लेट्स से मैं आपसे कह दूं कि लेट्स से ये एक बॉल है जो v से इधर मूव कर रही है और एक हमारे पास में ये बॉल है, मास m इसका है, ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है, राइट? तो क्या इन दोनों का मोमेंटम सेम होगा? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए मोमेंटम क्या है, कुछ लोग बोलेंगे सर m into v, इसका सर m into v। तो क्या इन दोनों का मोमेंटम सेम है? नहीं, इनका मोमेंटम सेम नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं प्लस आई कैप, और ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं माइनस
जे कैप माइनस जे कैप, तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी उसके डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पर। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि सर इन दोनों ही बॉल्स का, ये जो दोनों बॉल्स हैं, इन दोनों ही बॉल्स का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए मोमेंटम अलग अलग हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि मोमेंटम क्या है। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन। क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि हमने वेलोसिटी के साथ मास को भी मल्टीप्लाई कर दिया है और ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बन गई है जो आप आगे चल के देखोगे कि न्यूटन सेकंड लॉ में हमारी बहुत हेल्प करेगी और इससे हम बाकी की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे सिस्टम के बारे में। क्या मेरी बात आप सभी को क्लियर है? बहुत शानदार क्वांटिटी है ये। अभी आप आगे जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली इसकी हेल्प से हम कैसे किसी भी सिस्टम के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी और भी बहुत सारी चीजें हम लोग जो है इसके थ्रू देखेंगे। फिलहाल के लिए मास इनटू वेलोसिटी, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टू थिंग्स। कौन कौन सी? एक मास और एक वेलोसिटी, और इसी को हम बोल रहे हैं मोमेंटम। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात? आगे बढ़े चलिए। अब देखिए आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि कभी भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन के बिना इनकम्प्लीट रहता है। अब देखिए यहां पर बोला गया फाइंड द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन ईच केस। सारे केस में आपको मोमेंटम बताना है। क्या आपको यहां पर देख के पता लग रहा होगा कि एक बॉल है, मास m है उसका, उसके बाद वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है और आई थिंक हर एक केस में जो वेलोसिटी है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। आप लोगों को मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, जो लोग इस चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मैं हमेशा ये जो वाली डायरेक्शन है, मैं क्या हमेशा जनरली ये लिया जाता है इस डायरेक्शन को वेक्टर क्वांटिटी। देखो फिजिक्स में हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं, तो इस वाली डायरेक्शन को हम प्लस आई कैप लेते हैं, इस वाली डायरेक्शन को हम माइनस आई कैप लेते हैं, ये वाली डायरेक्शन को प्लस जे कैप और इस वाली डायरेक्शन को माइनस जे कैप, राइट। आई जे ये हमारी प्लेन में डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के कन्वेंशन है, राइट। तो अभी मेरे को यहां पर पूछा गया कि मोमेंटम बताइए, तो मैं P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी मेरी किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो अपोजिट साइड नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक बात है, ये मेरा मोमेंटम आया केस 1 का। केस 2 के लिए मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो यहां पर तो मेरा मोमेंटम सेम ही हो जाएगा m इंटू वी। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। आई शुड प्रिसाइजली इसको मुझे लिखना चाहिए कि सर एक्चुअली आप वेक्टर तो बना रहे हो बट एक्चुअली कैसे लिखें, तो मैं इसको और इसको अच्छे से लिख सकता हूं m इंटू वी और साथ में आई कैप, यानी m v आई कैप, राइट। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे देखते हैं हम इसमें भी सेम हो जाएगा m v एंड आई कैप, तो m v आई कैप। ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और आई कैप ये क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन बता रहा है कि यस इस टाइम बॉल के पास जो मोमेंटम है या बॉडी के पास जो मोमेंटम है वो जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। क्लियर है बात? थर्ड केस में बताइए क्या होगा। इस टाइम वेलोसिटी किस तरफ है? सर इस टाइम वेलोसिटी जो है इसकी वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, यानी वर्टिकली अपवर्ड है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? आपने बिल्कुल सही सोचा, आपने कहा कि सर एम वी एंड डायरेक्शन इसकी कितनी हो जाएगी सर? प्लस जे कैप, यानी कि एम वी एंड जे कैप। दिस इज गोइंग टू बी द मोमेंटम दिस टाइम। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में हुई कि हम जो है मोमेंटम, आप अब देख रहे हो कि ये सभी तीनों की तीनों बॉल का मास सेम था, ऊपर के 2 केसेस में वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी इसलिए मोमेंटम सेम आया, लेकिन थर्ड केस में जो वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए मोमेंटम भी देखिए डिफरेंट आ रहा है, एम वी जे कैप। इसका मतलब है कि मोमेंटम के लिए डायरेक्शन का पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बात आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अभी हम देखेंगे, क्योंकि हम हमेशा कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ मिलाकर आपको पढ़ाते हैं जिससे कि आपको कभी भी कोई डाउट ना हो और आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होते रहें। पक्की बात है, समझ में आई सभी को? अरे भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको मोमेंटम समझ में आ गया, मोमेंटम फाइंड आउट करना आ गया, अब हम जो है न्यूटन के बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया और एक ऐसी उनकी बात पर चलने वाले हैं। जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ की बात करता हूं आपसे, तो यकीन मानिए आई एम द you can say it gives me an immense pleasure to discuss about न्यूटन सेकंड लॉ, राइट। बट उससे पहले एक क्वेश्चन और है, जरा आप इसको भी सॉल्व कीजिए, इसके बाद हम आ रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ पर। आपको पता लगेगा that what is the importance of this law and how this law helps you in our daily to daily life also, right। बट इससे पहले जरा ये क्वेश्चन मुझे करके बता दीजिए, तो मैं मानूंगा कि आपको मोमेंटम समझ में आ गया है। बहुत ही बढ़िया। देखिए क्या है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। ऑब्वियसली देखिए
क्या आप एक बात याद है कि जब भी किसी बॉडी की जो फिजिकल स्टेट होती थी उसको चेंज किया जाता था? फिजिकल स्टेट याद करो अगर आप इस वीडियो पे या इस चैनल पर नए हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इससे पहले कुछ लेक्चर्स लिए हैं, वहां पर मैंने एग्जैक्टली बताया है कि फिजिकल स्टेट क्या होती है और फिजिकल स्टेट को चेंज कैसे किया जाता है। उसमें वेलोसिटी आती थी साथ में कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल स्टेट वेलोसिटी से डिफाइन होती थी, और अगर वेलोसिटी से डिफाइन होती थी तो वेलोसिटी चेंज होती थी, तो हम कहते थे कि ऑब्जेक्ट की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। यहां पर भी मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी से जुड़ा हुआ है, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो यहां पर भी मोमेंटम भी चेंज होता है। जैसे वेलोसिटी चेंज होती थी, स्टेट चेंज होती थी, वैसे ही यहां पर मोमेंटम चेंज होगा। वही उसने आपसे पूछ लिया, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, बॉल ड्रॉप डेड ऑन स्ट्राइकिंग। बॉल है, जा रही है, ये स्ट्राइक की और यहीं पर जाकर के वो ड्रॉप डेड, मतलब अब इसके बाद उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो फर्स्ट केस में अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, आपको पता है चेंज का मतलब क्या होता है? कई बार बताया गया, क्योंकि चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हम लोगों को, चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी, कितना सारा हमने अपने जो काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स हैं उसमें चेंज की बात करी है। तो बेसिकली अगर मैं चेंज की बात करूं, फाइनाइट चेंज है, अगर फाइनाइट चेंज यानी अच्छा खासा चेंज है, तो चेंज को मैं ऐसे डिनोट करता हूं, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मोमेंटम का चेंज मतलब मोमेंटम की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो अगर ये ड्रॉप डेड हो जाती है, यानी इससे स्ट्राइक करने के बाद बॉल की वेलोसिटी खत्म हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो फाइनल मोमेंटम होगा वो तो जीरो हो जाएगा। यस और नो? इनिशियल मोमेंटम क्या है? जब ये बॉल इसके तरफ जा रही है तो इसका इनिशियल मोमेंटम था सर एम वी आई कैप। यस, आई कैप क्यों? क्योंकि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रही है, तो एम वी आई कैप इज द इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज कितना आ जाएगा सर? चेंज आ जाएगा माइनस एम वी आई कैप। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। ऑब्वियसली आपने देखा होगा ना, कई बार हम बॉल को मारते हैं तो वो जाकर के नीचे आपने ग्राउंड पर बॉल को मारा और वो उससे टकराई और उसके बाद वो वहीं पर रुक गई, इसका मतलब उसका मोमेंटम जो है वो जीरो हो चुका है। तो चेंज क्या हुआ? इनिशियल मोमेंटम विद नेगेटिव साइन। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में पूछा है, उसने कहा बॉल रिबाउंड विद द सेम स्पीड। रिबाउंड विद द सेम स्पीड यानी कि इससे स्ट्राइक हुई, सेकंड केस में बॉल इससे स्ट्राइक हुई और उसके बाद वापस जो है आ जाती है विद सर्टेन वेलोसिटी v, सर्टेन नहीं, वही स्पीड जो इसकी पहले थी। इस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनका मतलब ये लेट्स से इस केस को मैं वन बोल रहा हूं, इसको मैं वन केस बोला। अब ऑब्वियसली आपको पता है, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस में भी मुझे P फाइनल माइनस P इनिशियल करूंगा, तो अब सेकंड केस में फाइनल मोमेंटम किस तरफ है? अभी आपने निकाला था ना मोमेंटम, अब इस सेकंड केस में जो फाइनल मोमेंटम है, बॉडी स्ट्राइक करी बॉल से और उसके बाद वो वापस डायरेक्शन में आने लगी, किसी डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में। इधर थी हमारी प्लस आई कैप, इधर है माइनस आई कैप। तो मैं कह सकता हूं दैट फाइनल मोमेंटम इज माइनस एम वी आई कैप। ये बात समझ में आई? माइनस एम वी आई कैप, दोबारा अच्छे से लिख देता हूं, माइनस एम वी आई कैप, ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम भाई नेगेटिव साइन के साथ, इनिशियल मोमेंटम मेरा कितना हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम है सर एम वी एंड आई कैप, राइट। तो चेंज कितना आया? चेंज आएगा माइनस टू एम वी एंड आई कैप। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम इन सेकेंड केस। फर्स्ट केस में चेंज माइनस एम वी आई कैप, सेकेंड केस में चेंज माइनस टू एम वी आई कैप। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली जो चेंज की बात हो रही है वो हमेशा होती है फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, वो उसका चेंज बताता है। और चेंज को डिनोट कैसे करते हैं? इस लेटर के साथ डिनोट कर लिया जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई है? आ गई है? ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अभी तक जो भी कुछ सीखा है उसको एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अब आपको जो बात करनी है, जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जरा हम डिस्कस कर लें जो कि जेईई मेंस 2012 में पूछा गया था। अभी तक मैंने जितना भी आपके साथ डिस्कस किया 3 स्लाइड, उसी के बेस पर आप जो है एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए और मुझे जो है जवाब दीजिए। इसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक बात है। देखिए क्या कहा गया है, एक बार आप पॉज करिए स्क्रीन को और खुद से ट्राई कीजिए और मुझे जवाब दीजिए। अगर आपसे ट्राई हो गया, नहीं हुआ, जो भी कंडीशन रही, अब आप आकर के इसको मेरे साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है। क्या बोला गया है? कहा गया स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच। एक स्टोन है, उसको हाइट एच से ड्रॉप किया गया है, ठीक बात है, कर दिया सर। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम p। अगर हमने किसी स्टोन को किसी हाइट से ड्रॉप किया, लेट्स से ये हमारे पास में स्टोन है, उसको मैंने इस हाइट से, ये लेट्स से हाइट है h, इससे ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दी। अब ये जाएगा 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 जाएगा
तो यहाँ पर जाने के बाद इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी हो जाएगी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या आप लोगों ने पढ़ा है भाई? मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने देखा था ना कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो वो नीचे जाएगा जाएगा जाएगा, उसके पास जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट विल बी हैविंग सर्टेन वेलोसिटी v। क्या मुझे वो निकालना आता है? क्या मुझे वो निकालना आता है? मैंने बिल्कुल आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा हो तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है यानी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो एग्जैक्टली डिपेंड करती है किस पर? उस हाइट पर ही डिपेंड करती है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है सर v इक्वल्स टू अंडर द रूट 2h अपॉन g। इस इक्वेशंस को हम लोगों ने अपने इनिशियल लेक्चर्स में जहां मैंने काइनेमेटिक्स आपसे डिस्कस की थी उसमें मैंने ये बताया हुआ है, ठीक बात है। तो वो होती है v इक्वल्स टू अंडर द रूट 2h अपॉन g। तो यहां पर जब ये बॉल आएगी तो इसके पास मोमेंटम कितना हो जाएगा? अरे भाई साहब, इसके पास बॉल का मास कितना है? m। जब ये अर्थ से हिट करी तो इसके पास मोमेंटम कितना हो जाएगा? मैं कह सकता हूं सर p1 जो हो जाएगा वो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी विच इज अंडर द रूट 2h अपॉन g, राइट? फाइन सर। अब इसमें मुझे आप एक बात बताइए, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करना चाहता हूं। कैसा करना चाहता हूं? सिंपल करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या मैं इसको यहां पर ये लिख सकता हूं सर इट इज नथिंग बट k अंडर द रूट h? ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि m 2 and g सारे के सारे कांस्टेंट हैं तो उसको लिख दिया, और हाइट अंडर द रूट h, तो p1 इज सिंपली k अंडर द रूट h आ रहा है। ये मैंने देखा कि जब बॉल को किसी हाइट h से ड्रॉप किया गया। फाइन। उसने कहा इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय। अब मोमेंटम जो है कितना चेंज हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम तो ये है P1 is K अंडर द रूट h। अगर मैं अब इसको एक ऐसी हाइट से फेंक रहा हूं जो कि 100% ज्यादा है इनिशियल हाइट से, इसका मतलब अगर इनिशियल हाइट h है तो दूसरी वाली जो हाइट 100% ज्यादा वो कितनी हो जाएगी? 2h हो जाएगी। भाई h का 100% h ही होगा ना, 100% मोर। 100% मोर का मतलब नाउ आई एम थ्रोइंग दिस बॉल विद अ हाइट विच इज 2h। तो अब अगर मैं बॉल को यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, मैं अब बॉल को यहां से ड्रॉप करूंगा u इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे करके, और ये आएगी ग्राउंड पर। नाउ द हाइट इज हाउ मच? इट इज 2h। तो यहां पर आने के बाद जब ये जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड होगी तो इसके पास में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी बताइए? तो यहां पर सर इसकी वेलोसिटी अंडर द रूट 2 इंटू 2h अपॉन जी, राइट? 2 इंटू 2h अपॉन जी ये वेलोसिटी हो रखी होगी। यस और नो? क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है? v इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 इंटू 2h अपॉन जी, क्योंकि नाउ द हाइट इज 2h। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द मोमेंटम? व्हाट इज गोइंग टू बी द मोमेंटम? सर यहां पर आई थिंक मोमेंटम p2 जो हो जाएगा दैट वुड बी मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी विच इज 2 इंटू 2h, 2 इंटू 2h अपॉन जी, ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने इनिशियल मोमेंटम को k अंडर द रूट h लिखा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं इसको k अंडर द रूट 2h लिख सकता हूं? यस और नो? भाई k अंडर द रूट 2h लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि m रूट 2 एंड g को मैंने k माना हुआ है। मैंने k माना हुआ है ना, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन मुझे थोड़ी सी इजी करनी है। भाई आपको फिजिक्स में अपने मैथमेटिक्स का यूज करके आंसर तक पहुंचना है तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करना आना पड़ेगा ना, तो मैंने उसको यहां पर ये लिख लिया। अब मुझे चेंज इन मोमेंटम बताना है और वो भी परसेंटेज चेंज बताना है। तो क्या आपको पता है कि परसेंटेज चेंज क्या होता है? परसेंटेज चेंज क्या होता है? परसेंटेज चेंज होता है सर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज, मतलब जो भी चेंज हुआ, डेल्टा p डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम जो भी था p1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है। जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, इतना हलवा थोड़ी ना बना के दे देगा, कुछ तो वो आपसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सपेक्ट करेगा ना। तो आप मुझे बताओ स्मार्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सभी स्मार्ट हो, स्मार्टियंस हो और स्मार्ट अचीवर्स का बहुत ही शानदार चैनल देख रहे हो, तो मुझे बता दीजिए कि क्या होगा यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू। सर चेंज इन मोमेंटम ओके, k अंडर द रूट 2h माइनस k अंडर द रूट h, तो क्या बनेगा आपके पास में? सर बन जाएगा k अंडर द रूट 2 माइनस 1h डिवाइडेड बाई, क्या मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है सर? k अंडर द रूट, ये एक्चुअली क्या रहेगा? ये अंडर द रूट h रहेगा, रूट h कॉमन ले लिया ना, k अंडर द रूट h, दिस इज माई इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई 100।
आप मुझे जरा इसे सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। रूट एस से रूट एट, के से के, रूट 2 क्या होता है 1.41, 1.41 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास 0.41 इंटू 100 आ जाएगा। तो क्या इसकी वैल्यू 41% आ रही है? बिल्कुल सर 41%। तो जिन लोगों ने 41% इसका जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक थे और उन्होंने सही तरीके से जो है इस जवाब को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या किसी को कोई दिक्कत हुई? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमें सिंपल सा पता है कि वेलोसिटी जो होती है ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड डिपेंड्स अपॉन द हाइट, कि आप किस हाइट से उसको थ्रो कर रहे हो, दैट कम्स आउट टू बी अंडर द रूट 2h/g। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और आपको एक नई इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। और जिन लोगों ने, जो नए हैं, प्लीज जाकर के काइनेमेटिक्स के लेक्चर देखिए, उस पर मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, रेस्ट एंड मोशन, एवरीथिंग को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और आप लोगों के लिए ही मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन के साथ साथ ये वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये सीरीज, ये वीडियोस ऐसे ही चलते रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए आपके फिजिक्स की जो जर्नी है, चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स को सीखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ स्मार्ट अचीवर्स के इस चैनल के थ्रू हमेशा खड़ा हुआ हूं। ठीक बात है। इसी बात पे अगर आप देख रहे हो तो एक लाइक कर देना भाई साहब वीडियो को, और कमेंट तो आप लोग कर ही देते हो। खैर, हम बाद में आते हैं इन सब बातों पर। कम टू द पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे जो है आपके साथ डिस्कस करना है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ इज बेसिकली द लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर की बात हो रही है भाई साहब। ये न्यूटन सेकंड लॉ जो है प्रकृति का एक नियम है। किसका? प्रकृति का एक नियम है। प्रकृति किस तरीके से गवर्न करती है बॉडीज को, उनके मोशन को, उसका एक रूल है। क्या मैं थोड़ी सी बात आपको एक बात बताऊं? देखिए, किसी भी लॉ को जिस भी साइंटिस्ट ने, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन साहब ने इनको डिस्कवर किया, इट वॉज अ डिस्कवरी नॉट एन इन्वेंशन। ये क्या है? ये है हमारे डिस्कवरी, ये एक डिस्कवरी है। ठीक है। अब देखो, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा तो आप उम्मीद कर सकते हो ना कि मैं आप लोगों को इसका जो बैकग्राउंड है या इसको किस तरीके से सोचा गया होगा या क्यों जरूरत पड़ी होगी, क्या ऐसा माइंड में आया कि ये लाया गया, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं और वही मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, एक हमारा एक कॉजल फिलॉसफी होती है। कॉजल फिलॉसफी, उसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपके आसपास हो रही है, आप उसका कॉज जानना चाहते हो। यू वॉन्ट टू नो वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये हमारी बेसिक इंट्यूटिव एक नेचर है। हम लोग हमारे आसपास जो भी देखते हैं, अरे भाई साहब ये क्यों हो रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, हमारे अंदर भी होता है, उसने मेरे फ़ोन का, उसने मेरी बात का रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने ऐसा बिहेवियर क्यों किया। अरे तुम लोग भी तो ऐसा करते हो भाई, करते हो कि नहीं करते हो? तो जो भी चीज़ हमारे आसपास हुई, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, चाहे वो सोशल लेवल पर हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, कि जहां पर भी हम फिजिकल वर्ल्ड को देख रहे हैं, उसका कॉज क्या है, वो क्यों हो रही है, दैट इज द बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी। तो इसी तरीके से भाई साहब न्यूटन के आने से पहले भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे, मोशन हो रहा था, उनकी वेलोसिटी चेंज भी हो रही थी, बहुत सारी कहानी हो रही थी, क्योंकि नेचर तो हमेशा से चल रहा है ना। लेकिन न्यूटन वॉज द पर्सन जिन्होंने उसके पीछे का कॉज क्या है उसको समझा, नेचर को स्टडी किया और फिर उन्होंने ये कहा, क्या कहा, जो यहां पर लिखा हुआ है, दैट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और एक इक्वेशन हमें ये बना दी। बात समझ में आई? देखिए, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई बॉडी है, अगर उसके ऊपर उसकी जो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब होता है उसकी स्टेट का चेंज होना, स्टेट अगर चेंज हो रही है तो वो फोर्स से ही पॉसिबल है। विदाउट फोर्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ ए स्टेट, राइट। तो अब हमने वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी बनाई मोमेंटम। ठीक है। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जब फोर्स आता है पिक्चर के अंदर तो वो मोमेंटम को भी चेंज करता है, वो वेलोसिटी को चेंज नहीं करता, मोमेंटम को चेंज करता है, या कहिए दोनों को चेंज करता है। तो न्यूटन साहब ने कहा कि जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आया सिस्टम पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, उसकी वैल्यू बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। दिस इज सिंपली द न्यूटन सेकंड लॉ, राइट। अब यहीं से हम वो जो एक इक्वेशन पढ़ते आते हैं ना, F = ma, वो यहीं से निकल के आती है। कैसे? अभी आपके सामने मैं निकाल के बता रहा हूं कि ये बात आप क्लियर रखिए कि हम जो है न्यूटन ने बताया था कि किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगा हुआ है उसकी वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। अब हम इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो कैन आई राइट दैट इट इज d/dt, और मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी, राइट। अब इसको जरा देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगर इसको ओपन करना होगा मुझे, आप लोग ध्यान से फॉलो कीजिए, दैट इट इज dm dv/dt प्लस
v dm अपॉन dt। यस, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। तो यहां से मेरे को पता लगेगा क्या कि सर m और dv अपॉन dt को आप क्या कहते हो, dv अपॉन dt को आप क्या कहते हो सर, ये तो एक्सेलरेशन होता है, प्लस v dm अपॉन dt। अब जरा एक ऐसा केस अज्यूम कीजिए जहां पर कि मास कांस्टेंट है। इफ m इज कांस्टेंट, मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसका मास चेंज नहीं कर रहा, फाइन। तो मैं कह सकता हूं दैट दिस टर्म विल गो टू जीरो, dm अपॉन dt विल गो टू जीरो, क्योंकि मास चेंज नहीं कर रहा, मास कांस्टेंट है, इसलिए dm अपॉन dt की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मेरा जो F एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स है, F एक्सटर्नल जो है वो आ जाएगा इस मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। एक्चुअली यहां पर पूरा है ये, बट ये स्पेशल केस है किसके लिए, इफ मास इज कांस्टेंट। आप लोग इस वाली इक्वेशन को बहुत ज्यादा पढ़ते आए हो, क्लास 9th में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू ma, बट एक्चुअली वेक्टर फॉर्म ये तब है जब आपका मास m कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन हम लोग इसका भी यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मास कांस्टेंट रहेगा। आप रॉकेट प्रोपल्सन का जो केस हम देखेंगे वहां पे देखेंगे मास वेरी करता है, और भी बहुत सारी केस सिचुएशंस आती हैं जहां पर कि क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है जहां पर मास वेरी कर रहा होता है, तब हमको ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ती है। वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, कुछ ऐसी जगह पर हम देखते हैं जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी सिस्टम की या ऑब्जेक्ट की, और वहां पर मास वेरी कर रहा होगा, तो वहां पर हम ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और इस वाली इक्वेशन को यूज करके आंसर देंगे क्वेश्चन का। ये भी कई जगह पर कई क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जेईई मेंस में पूछा जाता है, राइट। तो आप ये समझिए दैट दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर है बात सभी को। लेकिन हमारी जो बात है, हमारी जो कहानी है, वो सिर्फ इस वाली बात से पूरी नहीं होती दैट F एक्चुअली इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्चुअली इसके कुछ बेसिक जो डायमेंशनल फॉर्म है वो हमें समझ लेनी चाहिए। ये एक्चुअली ये बता रहा है दैट सबसे पहली बात तो ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो, और जो कि लगेंगे ही, तो हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसकी जो एक्चुअली में एप्लीकेशन वाली इक्वेशन है वो मैं यहां लिख रहा हूं दैट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। ये क्या मेरे को नेट फोर्स बता देगा भाई, सभी को मैं सम कर दूं एक्स डायरेक्शन वाले को, तो एफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू m इंटू ए एक्स। इसका मतलब x डायरेक्शन के एक्सेलरेशन, अगर फोर्स x डायरेक्शन के हैं तो एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन का ही होगा, और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन y डायरेक्शन दैट वुड बी इक्वल्स टू ma y, एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग, इसको मैं और क्लियरली लिख दूं आप लोगों के लिए, f y and summation of all the forces acting along the z direction that would be equals to m a z। बात समझ में आ रही है। ये तीन इक्वेशन आपको सबसे ज्यादा यूज होंगी कि x, y और z तीन डायरेक्शंस में अगर हमारी किसी बॉडी पर साइमल्टेनियसली फोर्स लगे हुए हैं, या किसी दो में लगे हुए हैं एक में नहीं लगा हुआ है, या फिर किसी एक में लगे हुए हैं दो पर नहीं लगा हुआ है, तो उन हर एक इंडिविजुअल डायरेक्शन का फोर्स इंडिविजुअल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी के फोर्सेस एक्स डायरेक्शन वाले, मतलब बाकी के जो फोर्सेस हैं वो दूसरी डायरेक्शन वाले जो एक्सेलरेशन है उस पर इफेक्ट नहीं डालेंगे। यानी कि अगर इस डायरेक्शन की बात करूं मैं एक्सेलरेशन की, तो फोर्स इसी के अलोंग जो होंगे वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस डायरेक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को इफेक्ट नहीं डालेगा। सिंपल सी बात ये है। बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई साहब, अगर किसी भी बॉडी पर मल्टीपल डायरेक्शंस में फोर्स लगे हुए हैं तो सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए कि उनको तीन डायरेक्शंस में ब्रेक कीजिए। तीन डायरेक्शंस में ब्रेक करते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं? फ्रेम चूज करके करते हैं, जिससे कि हम ऐसा हमेशा कर सकते हैं कि फोर्स को किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में लगा हुआ है उसको मैं हमेशा तीन डायरेक्शंस में ब्रेक कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस लगे हुए हैं तो x डायरेक्शन का फोर्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ x डायरेक्शन, y डायरेक्शन का फोर्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर द एक्सेलरेशन y डायरेक्शन, एंड z डायरेक्शन का फोर्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर द एक्सेलरेशन इज z डायरेक्शन। ये बात सभी को क्लियर है? ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ हो जाता है। अब हम इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं सिर्फ इतनी सी इक्वेशन पर, इतनी सी इंफॉर्मेशन पर, दैट यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि कितने सारे क्वेश्चन आपसे जेईई वाले, नीट वाले, एवरीवन विल आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस। बस आप इस इक्वेशन को समझ लो। न्यूटन्स लॉ नेचर का लॉ है, और ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये मैं बोलता हूं इसे इक्वेशन ऑफ गॉड। इक्वेशन ऑफ गॉड,
ये भगवान की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ गॉड। व्हाई? बिकॉज नेचर ऐसा ही अपने आप को एडजस्ट करती है, इसी तरीके से अपने आप को चलाती है, इसी तरीके से अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है, आप ऐसा कह सकते हैं। न्यूटन कौन थे? न्यूटन ने इक्वेशन ऑफ गॉड को आइडेंटिफाई कर लिया और आप लोगों के सामने बना के रख दिया। और अब जेईई और नीट वाले, आपके स्कूल वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं, लेकिन कोई भी डरने वाली बात नहीं है। जब तक मास्टर जी हैं, आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट को जो फिजिक्स के हैं बहुत ही आसान भाषा में क्लियर करते रहेंगे और आप लोग हमेशा सीखते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है हम एक और चीज डिस्कस करेंगे जो है इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स क्या? फोर्स के बारे में देखो मैंने डिस्कस किया, मैंने आप लोगों से फोर्स के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन कर रखा है इससे लास्ट वाले लेक्चर में, जाकर के देखिए उसको। अब ये इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स IMPULSE इंपल्स, ठीक है, इसे डिनोट कर लूंगा मैं I से। इसे क्या होता है, ये क्या है? देखिए फोर्स और इंपल्स में जो हल्का सा डिफरेंस है, बहुत ही स्लाइटली सा डिफरेंस है, दोनों वैसे एक ही फैमिली के लोग हैं, आप ऐसा मान के चलिए। जब कोई फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगे, बहुत छोटे से इंटरवल के लिए लगे, तो उसे इंपल्स कहा जाता है। बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए लगे, जैसे आप लोग होता है ना, कभी कभी एकदम से जोश आ जाता है कि हम ना अब तो कल सुबह उठ के जल्दी से पढ़ाई करेंगे, जैसे किसी ने कुछ समझाया, पापा ने, फ्रेंड्स ने, भाई ने, या किसी भी आप किसी से कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखा, तो एकदम से आता है ना, नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ, एकदम से अब तो मैं कल सुबह उठ के जल्दी से पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं पढ़ने लग जाऊँगा। लेकिन वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए अगर आया तो वो इंपल्स कहलाएगा। लेकिन अगर वही फोर्स आपको कांस्टेंट लंबे टाइम तक रहता है तो उसे हम फोर्स कहेंगे। बात समझ में आई? जैसे आप ग्राफ से देख सकते हो कि ये टाइम एक्सिस है और ये फोर्स एक्सिस है, राइट? यहां से यहां तक आ रहा है, कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं। अचानक से बहुत ही छोटे से टाइम यानी dt टाइम के लिए देखा गया तो फोर्स एकदम यहां पहुंच गया, इसे इंपल्स कहा जाएगा। फोर्स that acts upon for a very short interval of time is known as the impulse। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, मैंने ऐसे किया, जैसे ही मैंने अपने हाथ को इस हाथ पे मारा तो ये जो थोड़े से टाइम के लिए टचिंग हुई, थोड़े से टाइम के लिए जो इस हाथ ने इस पर फोर्स लगाया, उसे इंपल्स कहूंगा। इट इज फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कॉलिजन्स जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी इंपल्सिव फोर्स लगता है, दो बॉडीज आ रही होती हैं, टक, थोड़ी देर के लिए टकराई। तो ये जो शॉर्ट इंटरवल का जो फोर्स होता है उसे हम इंपल्स कहते हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे सर, थोड़ा सा कुछ इसके बारे में, फोर्स से अलग कैसे है? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इंपल्स I इक्वल्स टू F इंटू dt, ऐसा कर लो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये हमारा इंपल्स कहलाता है। तो ये हमारा इंपल्स होता है F dt। बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बात हो रही है। इसकी सर यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट कुछ नहीं है, बस न्यूटन सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ द इंपल्स। बात आ रही है समझ में? तो जब भी कोई भी फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आए तो वो जो है इंपल्स कहलाता है। और उस इंपल्स की वजह से बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं भाई? कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही। जैसे कि फोर्स आता है तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होता है। वैसे ही मैं कह सकता हूं कि अगर फोर्स थोड़े टाइम के लिए आया, शॉर्ट टाइम के लिए आया, तब भी तो वही सारे इफेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ जो है, जो हमने प्रीवियस इक्वेशन पढ़ी, जरा वहां पर हम गौर करते हैं। मेरे को पता है दैट F एक्सटर्नल, मतलब जो फोर्स हमने अनबैलेंस्ड फोर्स आया उसकी वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है और वो dp अपॉन dt के बराबर है, राइट? तो मैं अगर यहां से बात करूं दैट F जो है हमारा, ये है dp अपॉन dt के बराबर, यस और नो? ये प्रीवियस इक्वेशंस प्रीवियस स्लाइड से पढ़ रहे हैं और ये हमने अभी अभी देखा है। ये जो इंपल्स की जो कहानी है ये हमने अभी अभी देखी है, ये अभी अभी हमने जाना है, ये नया नया जाना है और ये पुराना है। इसको तो हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से। इंपल्स के बारे में अभी पता लगा कि कोई फोर्स अगर बहुत छोटे से टाइम के लिए आता है, टक, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंपल्स। तो ये F dp अपॉन dt, ठीक है बात सर। अगर मैंने कहा भाई साहब जरा इसकी इधर मल्टीप्लाई करना, तो आपने कहा ठीक है सर, F dt इक्वल्स टू dp। ओ माय गॉड, F dt सर ये तो इंपल्स की तरह लग रहा है। तो आपने कहा हाँ सर, इंपल्स जो होता है वो dp यानी कि चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स जो है, या फिर डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम। आप इंपल्स को चेंज इन मोमेंटम की तरह भी देख सकते हो।
बात समझ में आई? इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है। बात समझिए, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। कैसे? यहां से देखो ना, एफ डी टी डी पी चेंज इन मोमेंटम, तो इंपल्स की वजह से मोमेंटम भी चेंज होता है। ये भी बात ध्यान रखिए, जैसे फोर्स की वजह से हो रहा था वैसे ही इंपल्स की वजह से मोमेंटम चेंज होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि फोर्स तो है ही ना। एंड दीज रिलेशंस आर एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि क्वेश्चन यहां से ही पूछा जाता है। अभी आपके सामने मैं प्रूफ करूंगा कि किस तरीके से नीट में या जेईई मेंस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जहां पर कि डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन यूज हुई है कि आपको चेंज इन मोमेंटम दे देगा या चेंज इन मोमेंटम फाइंड करवाएगा और आपसे इंपल्स पूछ लेगा। तो बिल्कुल भी क्लियर रहना है दैट एक थंब रूल आप बना लीजिए अपने लिए कि impulse equivalent and I should be writing equals to change in momentum। ये उसका क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है और इस बात को आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका भी होता है। तो क्या बात आपको क्लियर हो रही है कि इंपल्स क्या है? बिल्कुल पक्की बात है, किसी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर हो भी जाता है ना, देखिए बाई चांस अगर आपको कोई डाउट रह भी जाता है तो आपको करना क्या है, बस छोटा सा कमेंट कर देना है और वहां पर आपके कमेंट्स को, आपके डाउट को, आपकी क्वेरीज को पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए मैं बैठा हुआ हूं भाई। आप लोग वहां पर कमेंट करके बताइए तो सही कि हाँ सर ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई, तो वहां पर आपको जरूर से जरूर जवाब बहुत ही जल्दी दिया जाएगा। ठीक बात है। इंपल्स समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत है यहाँ पर? इंपल्स क्या है सर? फोर्स थोड़े से टाइम के लिए आया कट से, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दी टाइम के साथ, तो वो बन गया इंपल्स। और फिर हमने न्यूटन सेकंड इक्वेशन को लगा करके देखा कि सर इंपल्स तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ रहा है। तो मैं आपसे कहूं कि आपका मोमेंटम चेंज हो गया या आपको इंपल्स दिया गया, दोनों एक ही बात है। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बातें। अब इसके बाद में मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कुछ क्वेश्चंस के लिए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितना भी मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया उस सभी को अब हम क्वेश्चन के फॉर्म में जरा सीखेंगे कि जो भी बातें मैंने बताई उससे आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भाई साहब जरा आप इसको पढ़िए और बताइए क्या इसका जवाब हो सकता है। A rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the ball on the ball will be imparted by the ball on the ball. ये बताना है impulse imparted। अब आप बताओ, क्या impulse मैंने कहा था कि force into छोटा सा time, क्या यहां पर कहीं पर भी फोर्स का जिक्र किया गया? यस और नो? अरे कहीं फोर्स की बात कही है क्या? अरे इसमें सर फोर्स दिया ही नहीं है। इसमें तो इसने ये बोला है कि रिजिड बॉल जो है, यानी कि ये जो बॉल है ये दीवार से टकराई है और टकराने के बाद उसी वेलोसिटी के साथ, उसी स्पीड के साथ रिबाउंड हो गई है। फोर्स का तो बारे में बताया ही नहीं, टाइम के बारे में बताया ही नहीं। और सर आपने तो कहा था इंपल्स जो होता है वो फोर्स इंटू dt ऐसे होता है। बिल्कुल यही होता है, लेकिन सेकंड बात बताई थी वो मत भूल जाना। क्या बताई थी? वो ये बताई थी कि भाई साहब इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है। अगर आपको फोर्स और टाइम दे दिया तो आप फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर दो। फोर्स नहीं दे रखा, टाइम नहीं दे रखा, तो मोमेंटम चेंज पर फोकस करो ना यार। अब मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा, याद करो। अभी मोमेंटम चेंज के हम क्वेश्चन कर सके, तो फटाफट से मुझे बताइए इस केस में क्या हो सकता है। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, मैं और जो है इसको आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आपने ट्राई कर लिया पहले तो देखो, अपना ट्राई कर लो। अगर हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नाउ फोकस हियर। देखिए क्या हुआ कि ये जो बॉल आ रही इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। मैं इसकी वेलोसिटी को दो डायरेक्शन में देख रहा हूं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं शुरुआत से उन्हें पता है कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो एक प्लेन में है तो उसको दो डायरेक्शन में देख सकते हैं। जैसे ये बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे वेलोसिटी इसकी है, राइट। तो एक तो इसका ये वाली डायरेक्शन x बोलूंगा इसको, और ये y। अब ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, राइट। तो अब मैं कह सकता हूं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं देखूंगा तो दैट इज v cos 60 यानी v बाई 2 x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में कितनी है? v बाई 2। क्या बात आपको समझ में? v इंटू कॉस 60, राइट। इधर y डायरेक्शन में देखेंगे v साइन 60, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है साइन 60 √3/2 v √3/2 किस डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ। ये इसको पूरी प्रॉपरली मैं वेक्टर साइन में लिख रहा हूं और इसको मैं लिखूंगा तो नीचे की तरफ है, यानी कि -j। ये वेलोसिटी है इसकी बिफोर स्ट्राइकिंग द बॉल। मतलब ये जो
बॉल है, इससे स्ट्राइक करने से पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है। तो इन्हीं दोनों डायरेक्शन में इसके मोमेंटम की भी बात कर सकता हूं मैं, इन्हीं दोनों डायरेक्शंस में, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, तो मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में भी होगा, मोमेंटम वाई डायरेक्शन में भी होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी होगी, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी होगी। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आती गई आती गई आती गई, यहाँ पर टकराई, उसके बाद वापस चली गई। एक बार जरा वापस गई तो जरा वेलोसिटी को फिर से देखो, जरा फिर से देख रहे हैं सर, तो देखिए वेलोसिटी जो है ना मुझे यहाँ पर भी दो डायरेक्शंस में दिखाई दे रही है। कैसे कैसे दिखाई दे रही है कि देखो इस लाइन के लॉन्ग आ रही है ना, इस लाइन के लॉन्ग आ रही है, इस लाइन के लॉन्ग आ रही है। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो सर बॉल एक तो नीचे जा रही है और बॉल एक ऐसे भी बढ़ रही है। यस और नो? अगर ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल अगर 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, तो जरा आप मुझे बताइए कि ये वाला जो एंगल होगा ये भी तो 60 होगा। यस और नो? बिल्कुल होगा। कौन सा वाला? ये वाला, ये एंगल 60 होगा। तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी सर? वही हो जाएगी v cos 60। तो मैं कह सकता हूं दैट दिस इज v/2, बट नाउ डायरेक्शन हैज बीन चेंज। देखो यहाँ पर इनिशियली जो था वो पॉजिटिव आई कैप था, फाइनली आफ्टर हिटिंग दिस बॉल द वेलोसिटी हैज कम इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आई तो v/2 माइनस आई कैप, ये आया ना, v/2 माइनस आई कैप। और जरा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बताना, तो सर वो तो हो जाएगा v√3/2 एंड माइनस जे कैप। अब जरा गौर से देखो कि इसकी जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है वो तो चेंज हुई है, वो तो मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, v/2 आई कैप, और यहां पर हो गया v/2 माइनस आई कैप। लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी देखिए, y डायरेक्शन की वेलोसिटी देखिए, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी v√3/2 माइनस जे कैप और v√3/2 माइनस जे कैप। तो vy चेंज नहीं हुई, y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब y डायरेक्शन का मोमेंटम भी चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, तो सर चेंज इन मोमेंटम जो हुआ है इस केस में वो x डायरेक्शन में ही हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चेंज हुई है। तो मुझे क्योंकि इंपल्स निकालना है और इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, तो चेंज इन मोमेंटम मेरे को पता लगा कि भाई साहब इस केस में तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जो है मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं दैट आई इक्वल्स टू डेल्टा पी एक्स, वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ। अब आप जरा चेंज फाइंड आउट कर दो, चेंज कितना हो गया? कर देंगे सर, ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, तो यहां से मेरे पास P फाइनल कितना है? आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी v/2 माइनस आई कैप, यानी कि v/2 ये हमारा मास रहेगा साथ में, और क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ओनली वेलोसिटी नहीं, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी इज v/2 माइनस आई कैप माइनस वो जो हमारा इनिशियल मोमेंटम वो क्या है? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इज v/2 और प्लस आई कैप। तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा -2mv आई कैप, दिस इज एक्चुअली -mv आई कैप बाई 2 माइनस mv आई कैप बाई 2, तो ये हो जाएगा -2mv आई कैप बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास जो आया -mv आई कैप। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अब उसने पूछा क्या है हमसे? द फिगर द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल, तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया। ये बेसिकली मैंने प्रॉपरली आपको वेक्टर क्वांटिटी में बताया, राइट? तो हमारे पास में जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना हो जाएगा? दैट वुड बी मैग्नीट्यूड इज ओनली m इंटू वी। ये हमारा इम्पल्स इम्पार्ट हुआ, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अब मैं आप लोगों से जरा इसका एक शॉर्टकट बता दूं क्या? इस क्वेश्चन को शॉर्टकट बता दूं क्या कि कैसे करना हो जब इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जाता है कि एक बॉल दे रखी हो, किसी एंगल पर कोई बॉल आ रही हो, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो और वो थीटा एंगल पे आ रहा हो और थीटा पर ही वापस हो जाए, तो डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए एक जरा ये आप इसको याद रखेंगे कि लेट्स से यही वाला है, ये हमारा पॉइंट रिमेंबर में आप इसको याद रख लो, BER, कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो कि बॉल आ रही हो और वो इससे हिट करने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर जाए, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में लेट्स से कोई एंगल थीटा बना के आ रही है, तो हमें पता है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी इस डायरेक्शन में हो जाएगी v, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो v cos थीटा, और ये होती है v sin थीटा, राइट? जब ये बॉल इधर जा रही थी, वापस जा रही थी हिट करने के बाद, तो इस डायरेक्शन में
और इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो मुझे पता है कि ये भी थीटा होगा, तो इधर आ जाती है v cos थीटा और इधर आ जाती है हमारी v sin थीटा, राइट। तो अब ये तो चेंज होता नहीं है, y कंपोनेंट चेंज नहीं होता, लेकिन ये चेंज होता है क्योंकि पहले ये प्लस डायरेक्शन में था, अब ये माइनस डायरेक्शन में आ चुका है। तो चेंज इन मोमेंटम जो इसका हो जाएगा, वो चेंज इन मोमेंटम जो होता है, याद रखिएगा, वो होगा तुम्हारा, अगर मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम वैसे मुझे फाइंड आउट करना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी के थ्रू, तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, चेंज इन मोमेंटम इज माइनस mv cos थीटा, फाइनल मोमेंटम ये है मेरा, ये मेरा फाइनल मोमेंटम है, mv cos थीटा माइनस mv cos थीटा, राइट। और ये x डायरेक्शन में ही होता है, ये y डायरेक्शन में चेंज नहीं होता। तो यहां से मैं कह सकता हूं डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2mv cos थीटा, राइट। और सिर्फ मोमेंटम की ये वेक्टर क्वांटिटी के साथ में, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, चेंज इन मोमेंटम, तो वो आएगा आपका 2mv cos थीटा। डायरेक्टली आप इस इक्वेशन का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, सिर्फ थीटा पर फोकस करो और 2mv cos थीटा लगा दो, तो आपको डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, जो कि इंपल्स के बराबर होगा। अब इसमें ना एक और बात बताऊं, कभी कभी आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये जो बॉल है, ये जो दीवार है, इसने इस सिचुएशन में बॉल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन की कि इस दीवार ने इस बॉल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन सी वाली बात, दैट समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन या फिर चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर x डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज हुआ है तो फोर्स भी इस दीवार ने इस बॉल पर x डायरेक्शन में ही लगाया होगा। तो ये बात भी आप याद रखोगे कि ये जो फोर्स लगा रही है वो दीवार इस बॉल पर, वो इसी डायरेक्शन में लगाया गया है, y डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाया। कुछ स्टूडेंट्स को पता क्या लगता है, कुछ को लगता है कि सर बॉल ऐसे हिट करके आ रही है और ऐसे जा रही है ना। तो दीवार ने इस बॉल पर फोर्स दोनों डायरेक्शन में लगाया क्योंकि इसके पास वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जब y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो y डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि y डायरेक्शन में फोर्स लगने का मतलब है y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आना, y डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दीवार ने जो फोर्स लगाया वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में लगाया, y डायरेक्शन में नहीं लगाया। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, रिमेंबर, अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपसे कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक बात है, बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ें। अब जरा मुझे एक ये वाले प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है अ क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकंड मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, देन क्रिकेटर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ। वाह, बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया। फोर्स बताना है आपको। क्या पूछा गया है? फोर्स बताइए। कब? जब उसके पास में एक बॉल है जिसका कि मास 150 ग्राम है। मास ऑफ द बॉल कितना है? 150 ग्राम। 150 ग्राम का मतलब 0.15 kg कह सकता हूं। भाई किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, डायरेक्टली 1000 से डिवाइड कर दिया। ओके। मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। इसके पास वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड से बॉल मूव कर रही है। फाइन। द कैन क्रिकेटर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ। आपको पता है ना कि क्रिकेटर जब किसी बॉल को कैच करता है तो उसको अपने हाथों से, उसके हाथों पर एक फोर्स लगता है ना, और उसी फोर्स से वो उसी फोर्स की वजह से आप कह सकते हो कि उस बॉल के मोमेंटम को चेंज कर पाता है। यस और नो? अरे यार एक बात बताओ, यहाँ से बॉल जा रही है, बॉल जा रही ऐसे, मास m की बॉल b से जा रही है और यहाँ पर क्रिकेटर है, इसने अपने बॉल को गपच कर लिया। तो यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर जैसे क्रिकेटर ने बॉल को गपच किया अपने हाथों में तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो यहाँ पर तो बॉल के पास मोमेंटम है, लेकिन जैसे ही उसने क्रिकेटर ने बॉल को गपच किया, कैच किया, गपच मतलब कैच किया, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया? 0 हो गया। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ मोमेंटम का? ऑफ कोर्स हुआ। तो सर अब हमें पता है दैट फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम सर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम उसने बताया हुआ है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या होगा भैया कैच करने केस में? अरे सर बॉल को कैच कर लिया गया तो फाइनल मोमेंटम तो 0 हो गया ना, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल मोमेंटम सर, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है? मास है सर हमारे पास 0.15 इनटू हाउ मच? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.1। इतना फोर्स उसको एक्सपीरियंस होगा। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 10 से 2 टाइम्स 15 टू 2 30 माइनस 30 न्यूटन, ये हमारा वैल्यू हो जाएगी, यानी 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा।
आपको पता है ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? अभी हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं पढ़ा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एक्शन फोर्स होता है, एक रिएक्शन फोर्स होता है। ये बस डायरेक्शन बता रहा है, दिस इज जस्ट टेलिंग यू द डायरेक्शन, राइट। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लगा? 30 न्यूटन का फोर्स लगा है उसको। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल जो अपने जो अप्रोच है मैं जो रखता हूँ वो ये है कि आपको कभी भी साइन कन्वेंशन के लिए अलग से कुछ ना सोचना पड़े। जो आप पढ़ रहे हो वो देखो, न्यूटन्स लॉज एंड एवरी जो भी नेचुरल लॉज है ना वो अपने आप में कंप्लीट हैं, उनको साइन कन्वेंशन के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये बात आप समझिए। तो यहाँ पर जैसे क्रिकेटर आ रहा है, क्रिकेटर आ नहीं रहा है, बॉल आ रही है, वो क्रिकेटर उसको रोक रहा है, ठीक है। तो उसका जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है ना उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। तो मैंने इस डायरेक्शन को, लेट्स से हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। तो जब हमारा मोमेंटम चेंज हुआ वो नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हुआ है ना, मतलब फाइनल चेंज किस डायरेक्शन में आया? जो चेंज आया -30 न्यूटन, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, यस और नो, ठीक है। तो इसलिए वो माइनस साइन के साथ आ रहा है। जैसे यहाँ पर खड़ा हुआ था तो चेंज आएगा मोमेंटम का इस डायरेक्शन में, तो क्रिकेटर के पास जो फोर्स लगेगा वो भी इसी इसी डायरेक्शन में उसको लगाना पड़ेगा, राइट। और उतना ही फोर्स उसके हाथ पर लगेगा। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ में पता लगेगा। बट एनीवे, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि सारी बातें ना समझा दी जाएँ, सारी बातें आपको बता दी जाएँ, जिससे कि आपको कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड। देखिए जेईई मेन 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप देखिए इसको, अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन इन बिलो। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकेंड। 0 यहाँ दे रखा है, 8 सेकेंड दे रखा है यहाँ तक, ठीक है। कोई पार्टिकल है उस पर फोर्स कुछ इस हिसाब से लग रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मतलब टाइम आगे बढ़ रहा है उसका फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ये बताइए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, अपने न्यूटन साहब के पास जाना है और पूछना है सर आप जरा मुझे अपनी इक्वेशन बताइए। मैंने कहा ठीक है ले लो, F = dp/dt। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ से चेंज इन मोमेंटम बताना क्या होगा? सर चेंज इन मोमेंटम तो वही होता है F dt। तो कभी भी अगर आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए तो ये होता है एरिया अंडर ft ग्राफ। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, एरिया अंडर ft ग्राफ। अगर फोर्स और टाइम ग्राफ आपको दे रखा है और आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए, या इसमें पूछ सकता था इंपल्स बताओ, इस क्वेश्चन में ऐसा भी तो कह सकता था कि इंपल्स बताओ, तो वो भी हमेशा फोर्स टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वही हमें चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स देता है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। स्टैंडर्ड दे रखे हैं, टाइम सेकंड में है, फोर्स न्यूटन में है। तो ये हमारे पास का एरिया कितना है मुझे दिखाई दे रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि हो जाएगा हमारा 12। दिस इज 4 to 8 4, ये लेंथ कितनी है 4 और ये लेंथ कितनी है 3, तो ये एरिया कितना हो जाएगा 12। ओके। अब ये वाला एरिया कितना है? पर एक बात ध्यान रहे कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज की अगर बात कर रहे हैं हम, एरिया अंडर द एफटी ग्राफ, तो जो ऊपर वाला एरिया है वो पॉजिटिव रहेगा। इसमें आप लिख लो प्रोवाइडेड नोट, जो अपर साइड का एरिया है मतलब पॉजिटिव एरिया उसको प्लस साइन के साथ लगेंगे। एरिया अबव एक्स एक्सिस, अबव यहां पर x क्या है? टाइम है। अबव t एक्सिस को पॉजिटिव एंड एरिया बिलो t एक्सिस ये होगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये बिलो आ रहा है 2 और 4 का, तो यहां मुझे दिखाई 2 to 4, तो ये लेंथ हमारी 2 हो जाएगी और ये कितनी है 3, तो 2 into 3 यानी कि 6, तो ये एरिया कितना हो जाएगा -6। फाइन। अब इसकी बात करेंगे तो ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसका एरिया लिखेंगे हाफ हाइट इंटू बेस, तो हाफ 2 इसकी बेस है और हाइट कितनी है 6, तो हाफ से आप कैंसिल हो जाएगा 6, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो जाएगा +6, राइट। तो +6 + 12 -6, तो +6 -6 आपसे में कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास फाइनली 12 आ जाएगा। और यहाँ से हमें देख रहा है 12 और यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन सेकेंड। तो सिंपली हमने यहाँ पे बता दिया 12 न्यूटन सेकेंड इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई है? तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए किस तरीके से जो है वो हमारा मतलब मोमेंटम चेंज क्या है या इंपल्स इंपार्टेड क्या है। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बिना किसी देरी के। AIPMT प्रीलिम्स 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन जरा आप मुझे अपने एक बार जरा खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करो कि क्या आप ये समझ पा रहे हो, और उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कर लिया सभी ने कर लिया। ठीक है। अब आ जाओ जरा,
कह रहा है a 0.5 kg ball moving with a speed 12 meter per second strikes a hard wall at an angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed and at the same angle. If the ball is contact with the wall for 0.25 second, the average force acting on the ball is. Average force acting on the wall is. ये पूछा गया है भाई साहब। अभी अभी तो किया है हमने, बिल्कुल अभी अभी किया है। अरे भाई साहब अभी अभी किया है। ये वाला फिगर डायग्राम याद करो, ऐसे आता था, बॉल ऐसे आ रही थी और दीवार से टकराने के बाद ऐसे जा रही थी, राइट। एंगल भी दे दिया था, है ना। चेंज इन मोमेंटम, एवरेज फोर्स पूछ रहा है आपसे। क्या पूछा है कि अगर उसने इफ द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द बॉल फॉर 0.25 सेकेंड, द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज। तो भाई साहब फोर्स जो होता है मुझे पता है दैट इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, राइट। बिल्कुल सर ठीक बात कह रहे हो आप। तो चेंज इन मोमेंटम, उसके लिए भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। भूल न जाना मेरे मुन्ने, भूल न जाना, जो भी है मैंने तुझे बताया उसको तुम भूल न जाना। चेंज इन मोमेंटम इज 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा। डायरेक्ट उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना सोचना नहीं है। डायरेक्ट उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए भाई साहब। तो चेंज इन मोमेंटम इज 2mv cos थीटा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये हमारा फोर्स हो जाएगा। अब जरा देख लो आप, 2 मास कितना है, मास है 0.5, वेरी गुड। वेलोसिटी कितने से आ रही थी, 12, मतलब स्पीड जो उसकी थी इनिशियल, और कितने एंगल पे थी, ये थी सर 30 पे। वॉल एट एन एंगल 30 विद द वॉल, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। पर ये ध्यान रखना, एंगल किसके साथ दिया हुआ है, विद द वॉल। भाई साहब ये जो बॉल है ना, बॉल जो है सर वो वॉल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का बनाएगी, 60 का। ये भी ध्यान रखो, विद दी वॉल, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो थीटा लिया हुआ है वो लिया हुआ किसके साथ में है, वो लिया हुआ है वर्टिकल वॉल के साथ, मतलब नॉर्मल विद द वॉल के साथ। ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे जो मैंने जो थीटा लिया है, ये अरे रे रे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये गया। ये जो थीटा है ये वॉल के साथ थोड़ी है। देखो ये है वॉल, ये है वॉल और ये है बॉल। सर क्या ये बॉल और बॉल के चक्कर में लगा रहे हो, है ना। तो ये जो थीटा है ये हमारा हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये जो वॉल पर नॉर्मल है उसके साथ थीटा है, ठीक है। आप क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में इसको थीटा दिया गया है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन के अंदर वॉल के साथ थीटा दिया गया है, तो वॉल के साथ कितना हो जाएगा वॉल के साथ कितना हो जाएगा, अरे वॉल के साथ थीटा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो उसके नॉर्मल के साथ कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा हूं मैं। बात को समझो। ये सर अगर 30 डिग्री है, इसमें इसने दिया है ये 30, तो इसके नॉर्मल के साथ हो जाएगा 60 डिग्री का। यस और नो, बस यहाँ लगा दो। तो यहाँ पर cos 60 यानी 1/2 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हाउ मच इज द टाइम, टाइम 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 इज 0.25। अब इसको सॉल्व कर लो, 0.5 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से ये 6 टाइम हो जाएगा, 6/0.25, 6/0.25। तो मैं इसको कर सकता हूँ क्या, 6/0.25 का मतलब 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 24 न्यूटन इज गोइंग टू बी द आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई किस तरीके से हमने इसको निकाला। तो अगर आपसे कभी भी एवरेज फोर्स पूछे, चेंज इन मोमेंटम पूछे, या फिर आपसे ये पूछ ले कि सर इंपल्स इम्पार्टेड क्या है, तो आप फोकस किस पे करोगे, टाइम पर, फोर्स पर, चेंज इन मोमेंटम पर। और कैसे कैसे निकालते हैं ये हमने आपको डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही देर से कर रहे हैं अब तक, तो आपके दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब जो है मुझे बताइए, अगला क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, और 2009 में पूछे गए क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स दिस मच, ये फोर्स लगाया हुआ है, एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मास ऑफ द बॉडी मस्ट बी। हलवा सवाल है, इसके लिए तो मैं आपसे चाहूंगा कि खुद ही कर लो भैया, और खुद करके अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्टअप कर लो। कैसे, बिल्कुल फोर्स दे रखा है आपको, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फोर्स का, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर द रूट 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि अंडर द रूट 200। इसका मतलब हो जाएगा 10√2। इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, ठीक है। कोई बॉडी है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 10√2 न्यूटन का। ठीक बात है सर, लग गया। अब उसने कहा कि एक्सेलरेशन कितना इसने एक्वायर किया है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसने एक्सेलरेशन एक्वायर किया है इस बॉडी ने। तो मास बताओ, अरे भाई साहब F = ma, m = F/a,
force is 10 root 2 divided by the acceleration which is 1, तो फोर्स कितना हो जाएगा 10 root 2 न्यूटन। कहाँ है भाई साहब 10 root 2, 10 root 2 10 root 2, yes, this is 10 root 2 न्यूटन। इसमें दे रखा है हमारा ये, इसको आप न्यूटन कर लीजिए, that would be more easy for you to understand, न्यूटन। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। बात समझ में आ रही है किस तरीके से हमसे वो सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। क्लियर है? ऑल राइट। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे जरा करके बताइए। 2008 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, कहा है द 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर शोन इन द फिगर टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इट्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए आप। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि मुझे जो फोर्स है वो ओनली अलोंग दी वाई डायरेक्शन चाहिए, यानी एक्स डायरेक्शन से मुझे जो है, जो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है, जो भी एक्स डायरेक्शन के अलोंग फोर्स है, वो जो है समेशन ऑफ एफ एक्स इज हैज टू बी 0। इसका मतलब ये है वाई डायरेक्शन से मुझे नहीं पता, वाई डायरेक्शन में किसके मतलब प्लस वाई में हो माइनस वाई में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आई विल मेक श्योर दैट द फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन मतलब अलोंग द एक्स डायरेक्शन ये 0 हो जाए, बस इतना मैं चाहता हूं। तो जो अननोन फोर्स है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स, मैग्नीट्यूड बताना है उसने, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा कि भाई साहब किस डायरेक्शन में लगाओगे, वो नहीं, मैग्नीट्यूड बताओ मिनिमम कितना मुझे इसके लिए मिनिमम फोर्स चाहिए, जो कि इस पूरे फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको वाई डायरेक्शन के अलोंग ले आए, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। तो वाई डायरेक्शन को आप भूल ही जाओ, वाई डायरेक्शन को भूल ही जाओ, फोकस किस पे करो, एक्स डायरेक्शन पे, और एक्स डायरेक्शन के फोर्स को मुझे 0 करना है, यानी एक्स डायरेक्शन का जो हमारा ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का फोर्स हैज टू बी इक्वल्स टू वाई एक्सिस का फोर्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस का फोर्स हैज टू बी इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस का फोर्स। तो हमारा जो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट होगा वो वाई डायरेक्शन में ही आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 हो जाएगा। तो देखो जरा एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। आई थिंक एक तो 1 न्यूटन का आ जाएगा, 60 डिग्री पर है, साफ साफ दिख रहा है 1 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो यहां पर आ जाएगा, इसको मैं कहूंगा 1 cos 60, 1 cos 60 का मतलब 1/2, एक तो ये आ गया 1 न्यूटन का कंपोनेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस। दूसरा 2 न्यूटन का फोर्स है, देखो अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। तो इस वाले का भी जो कंपोनेंट आएगा अलोंग द एक्स एक्सिस वो कितना हो जाएगा 2 cos 60, तो 2 × 1/2 भाई 2 × 1/2 तो हो जाएगा +1, मतलब यहां पर इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 1/2 + 1 यानी कि 3/2 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आई? इस 1 न्यूटन को और इस 2 न्यूटन के कंपोनेंट मैंने एक्स वाले निकाल दिए, तो मुझे पता लगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 3/2 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। फाइन। अब मैं अगर बात करूं कि मुझे जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर फोर्स को बारे में बताओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर उस पर कौन सा फोर्स आ रहा होगा, तो सिर्फ ये 4 न्यूटन का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला हमारा आ रहा होगा, यस और नो? तो यहाँ पे 4 न्यूटन का अगर मैं अलोंग दी नेगेटिव एक्स एक्सिस कंपोनेंट निकालूं तो कितना हो जाएगा 4 sin 30 विच इज 4 × 1/2, तो दैट इज 2 न्यूटन, राइट। अब ये 2 न्यूटन है, इधर 3/2 न्यूटन है। बताओ कि अगर मुझे बाकी की तरफ मुझे देखना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स को 0 करना है, तो ये 2 न्यूटन इधर 3/2 का मतलब 1.5 न्यूटन। तो मुझे मिनिमम कितना फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगाना होगा जिससे कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो वाई डायरेक्शन के अलोंग रहे, तो वो मुझे साफ साफ लग रहा है कि 2 - 1.5 दैट इज 0.5 न्यूटन। अगर मैं एक 0.5 न्यूटन के फोर्स को 0.5 न्यूटन के फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा दूं तो मेरा जो फोर्स है मतलब इनका जो रिजल्टेंट है वो वाई डायरेक्शन में ही रहेगा और एक्स डायरेक्शन का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 न्यूटन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में जो है हम आज अपने सेशन को स्टॉप करेंगे। एक क्वेश्चन ये है और इसको जरा आप लोग करके बताइए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अ बुक ऑफ मास 5 kg is placed on a table and it is pressed by 10 Newton force, then the normal force exerted by the table on the book is।
नॉर्मल फोर्स की हमने लास्ट क्लास में याद है छुपन छुपाई वाला फोर्स होता है, छुअन छुपाई वाला, एक दूसरे के साथ जब बॉडी टच में होते हैं तो वो वहां पर उनके कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा होता है उसे नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। अब इसने कह दिया ब्लॉक ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ये टेबल है, इस पर 5 kg का ब्लॉक है और ये इसके ऊपर एक प्रेस्ड बाय अ 10 न्यूटन फोर्स, यानी कि मैं इसको प्रेस कर रहा हूं 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके, तो आप जो है नॉर्मल फोर्स बता दो एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। ये जो टेबल जिसके ऊपर ये हमारा ब्लॉक रखा हुआ है इस पर नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है ये बता दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि अभी भी वो जो ब्लॉक है वो टेबल के ऊपर रखा ही हुआ है ना, कहीं भाग तो रहा नहीं है, कहीं आ जा तो रहा नहीं है, रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है। और मैंने बताया था आपको इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब बॉडी अपनी नेचुरल स्टेट में हो, यानी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो अभी भी मुझे नेचुरल स्टेट का मतलब अपने रेस्ट पे लग रही है, तो मैं कह सकता हूं कि जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। जरा इस बॉडी के ऊपर ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए कि इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। अच्छा, अगर किसी बॉडी में बहुत सारे फोर्स लग रहे हो ना और उस फोर्स को लगाने के लिए हमें दिखाने के लिए किसी डायग्राम का यूज करना पड़े तो उसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, जिसको कि मैं आपसे अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। कौन से में? अगला वीडियो में फ्री बॉडी डायग्राम, पुली ब्लॉक सिस्टम, बहुत सारा कंटेंट है जो डिस्कस करना है आप लोगों के साथ में। आप इसी तरीके से बस लास्ट तक अगर बने हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन को बस एक बार समझ लीजिए कि क्या है इसकी कहानी, कि इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। सर अगर मैं इस बॉडी को देखूं तो एक तो अगर ये कितनी की है हमारी बॉडी जो है दैट इज ऑफ 5 kg की है, तो नीचे की तरफ एक तो लग रहा होगा 5g। ठीक है सर, ऊपर से 10 न्यूटन किसी ने और दबा दिया है, और ये जो टेबल है सर, ये जो टेबल है ये जो है इसके ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, यस और नो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इस बॉडी पर नीचे की तरफ दो फोर्स आए, कौन कौन से? एक तो 5 इंटू 5g मतलब ये इसका खुद का वेट, प्लस नीचे की तरफ और कौन लगा रहा है जिसने प्रेस कर रखा है 10, और ऊपर की तरफ सर इस पर एक ही फोर्स लग रहा है जो टेबल लगा रही है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फिर भी बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो कह सकता हूं दैट n इज इक्वल्स टू 5g यानी 5 इंटू 10 प्लस 10 यानी कि 50 प्लस 10 यानी कि 60 न्यूटन। दिस इज गोइंग टू बी द 59। अच्छा, इसने g की वैल्यू 9.8 ले ली है, जी की वैल्यू इसने 9.8 ले ली है, तो वहां पर हमारा 59 आंसर हो जाएगा। बट 59 और 60 मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, अब इस टाइप को, ये तो बहुत सिंपल केस हो गया कि इस बॉडी पर सिर्फ 2 फोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस बॉडी पर 3 फोर्स लगे हुए हैं, तो बहुत सिंपल से हमने आसानी से दिखा दिया। लेकिन जब हम पुली ब्लॉक सिस्टम डिस्कस करेंगे, जब हम एडवुड्स मशीन डिस्कस करेंगे, जब हम मोशन ऑब्जेक्ट इज इंक्लाइंड ऑन अ प्लेन डिस्कस करेंगे, तब हमें फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, और वो देखना है आपको, वो समझना है, तो आपको अगले लेक्चर तक का वेट करना पड़ेगा, जिसे कि मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा, इसी वीक के अंदर लेकर के आऊंगा। और आप लोगों की जो तैयारी है एनएलएम से लेकर के पूरी मैकेनिक्स या फिर हमारी 12th क्लास की फिजिक्स, सभी के लेक्चर्स धीरे धीरे आपके पास इस चैनल के थ्रू आते रहेंगे। आप जुड़ते रहिए और अपनी बातों को यार, अगर आपको अच्छे लगते हैं जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसको यार कमेंट करके जरूर बताओ, जिससे कि हम लोगों को ये पता लगता है कि जो भी चीजें हम एफर्ट कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए वर्थ इट हो रही है, और आपके लिए वर्थ इट होना ही हमारा एक थोड़ा सा एक हैप्पीनेस होती है कि हाँ आपको चीज पसंद आई, आप उसको अपना प्यार दीजिए, लाइक दीजिए और उस पर कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। देखो, लाइक से और कमेंट से होता क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमको ये काम करना है, ये बिल्कुल लेक्चर स्टूडेंट्स को तक पहुंचाना है, ताकि उनको बातें समझ में आए और उनको जो जिस भी चीज को वो करना चाहते हैं वो शानदार तरीके से कर सकें। ठीक है, पढ़ते रहिए, शानदार रहिए और जबरदस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।